साहब आज हम लोग स्त्री रोग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के साथ, अपने हॉस्पिटल के साथ, अपने कामों के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है ये। राइट। थोड़ा सा बताइए जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज सरोदे। मैं अंकुरा हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे पेल्विक फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ और आज हम डिटेल में उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके जो मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है या जो उसका जो भाषा है थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल करके बताइए। करेक्ट। ताकि जो हमारी महिलाएं हैं बहुत सारी ज़्यादातर इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती। करेक्ट। और थोड़ा सा उसको लेमैन्स लैंग्वेज। करेक्ट। तो हम लोग जब पेल्विक फ्लोर सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए पेल्विक फ्लोर सर्जरी का मतलब क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बट ये बात समझ लीजिएगा कि पेल्विक फ्लोर रिपेयर इश्यूज़ हर महिला की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आने वाले इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पेल्विक फ्लोर होता क्या है। इसके लिए मैंने एक ग्रॉस सा मॉडल बना के लाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, आप समझिए कि ये बॉटल जो है ये हमारी पेट की कैविटी है, जिसके अंदर पेट में जो अवयव होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। उसकी ऊपरी लेवल जो है ये डायफ्राम कहा जाता है, जिसमें चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग सांस ले पाते हैं। और पेट की नीचे की साइड पे ऐसे ही एक डायफ्राम होती है जो कि इजीली विजिबल नहीं है, काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता, जिसे पेल्विक फ्लोर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो रबर की शीट लगी हुई है, इसी तरीके से रबर के जैसे ही मसल्स की बनी हुई एक फ्लोर होती है जिसे पेल्विक फ्लोर कहा जाता है। पेल्विस यानी हमारी कटिबंध की हड्डियाँ, इसका भी एक मॉडल मेरे पास है, तो इसे पेल्विस कहा जाता है। और इसके अंदर ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि ये कहाँ की हड्डियाँ हैं, कैसे क्या? ये हमारी कमर की हड्डियाँ है, जहाँ यहाँ पे हमारे पैरों की हड्डियाँ अटैच हुई रहती है और इसके ऊपर हमारा पेट का पार्ट होता है। तो ये कमर की हड्डियों के अंदर ये जो कैविटी है, इस कैविटी को क्लोज करने वाला जो डायफ्राम होता है मसल्स के जैसा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं तो जो बनेगा उसे पेल्विक फ्लोर कहा जाता है। अभी इस पेल्विक फ्लोर में एक इस तरीके का छेद होता है जहाँ से हमारा मूत्र नलिकाएं और स्त्रियों के मामले में योनि मार्ग कम्युनिकेट होता है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इस डिफेक्ट की वजह से काफ़ी बार ओवर अ पीरियड एज की वजह से या काफ़ी डिलीवरीज़ में इस डायफ्राम को, इसकी इलास्टिसिटी को डैमेज होने की वजह से ये ओपनिंग साइज़ में बड़ा हो जाता है। और फिर काफ़ी महिलाओं के मामले में गर्भाशय की थैली नीचे सरकने की तकलीफ़ या फिर पेशाब की थैली नीचे सरकने की तकलीफ़ होती है। ऐसे जो कुछ प्रॉब्लम्स योनि मार्ग से रिलेटेड होते हैं उनको पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ कहा जाता है। और उनके लिए जो रिपेरेटिव सर्जरी की जाती है वो एक्सक्लूसिव सर्जरीज़ हम लोग इस डिपार्टमेंट में करते हैं। जी, तो स्त्री रोगों के ऊपर एक तो हमारे देश में बहुत बड़ा टैबू है कि लोग बात ही नहीं करते, खासतौर से महिलाएं, करेक्ट, पुरुष भी नहीं करते। करेक्ट। तो इस टैबू के चलते लोग जो है अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं। और तो फिर आपके पास तो पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज में आता होगा, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस? करेक्ट। तो जनरली हम लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जनरली हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में या सीवियर प्रॉब्लम होने के बाद में ही अप्रोच करते हैं। काफ़ी बार ऐसी केसेस में थैली निकालने की आवश्यकता बन जाती है ताकि हम लोग रिपेयर करके उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। बट अगर अर्लियर स्टेजेस में हम लोग उन्हें देख पाते हैं तो रेडिकल सर्जरी जैसे थैली निकालने की सर्जरी अवॉइड करके भी ये सारे प्रॉब्लम्स करेक्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अलग अलग सर्जरीज होती है। तो इनिशियल स्टेज में विदाउट टेकिंग एनी रेडिकल स्टेप जैसे गर्भपिशवी निकालने की सर्जरी ना करते हुए भी ये इश्यूज़ हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी बार सेक्सुअल एन्जॉयमेंट में भी इश्यूज़ होता है, तो उसके लिए भी ये सर्जरीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और एक सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे आप टैबू की बात कर रहे हो, तो जो हमने नोटिस किया हुआ है कि काफ़ी महिलाओं में एज के चलते या डिलीवरीज़ के बाद में यूरिन लीक होने का प्रॉब्लम होता है। जैसे इनवॉलंटरी यूरिन लीक हो जाना, तो कपड़ों में ही यूरिन हो जाना, ऐसे काफ़ी बार होता है। या फिर कुछ वज़न का काम करते हैं, हंसते हैं, पेट में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से यूरिन लीक होने के इश्यूज़ काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। और जिसके लिए कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। और
लज्जा की वजह से या टैबूज़ की वजह से पेशेंट्स जनरली अप्रोच करने में झिझकते हैं। तो आज मैं इस माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत अच्छी सी 100% इफ़ेक्टिव मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ अवेलेबल है। आप उसका अवश्य लाभ उठाइए। जी, जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी भी देखी जाती है कि औरतों में एक थोड़ी-सी उम्र-दराज़ होने के बाद जो है उनको मेनोपॉज़ का इश्यू आता है, राइट, जिसकी वजह से और इसके अलावा भी जो आपने कहा तो उसमें एक-एक करके थोड़ा-सा एक-एक बीमारी के बारे में अगर आप थोड़ा-सा एलैबोरेट करके बताएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट। अभी ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स जो होता है, इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स कहेंगे कि काफ़ी अलग-अलग प्रॉब्लम्स उस जगह पे आ सकते हैं और हर महिला के मामले में अलग-अलग इश्यूज़ के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे सिस्टोसील, रेक्टोसील, यूरेथ्रल प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स इस भाषा में बात करते हैं। तो जब बच्चेदानी नीचे सरकती है तो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं उसके कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे अलग अलग स्टेजेस में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो हर स्टेज के लिए और महिलाओं का एज ध्यान में रखते हुए अलग अलग सर्जरीज के सजेशंस डॉक्टर्स देते हैं और इस डिपार्टमेंट में हम लोग वो सारी सर्जरीज महिलाओं के लिए उपलब्ध कर रहे हैं। जी। सर देखा गया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं हाँ, आमतौर पे जो छोटे शहर हैं टायर 2 टायर 3 में इस टाइप की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं और राइट, अगर होता भी है तो काफ़ी महंगी होती है। करेक्ट। तो क्या कारण रहा कि समाज में हमारे इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा पिछड़ापन रहा? महिलाएं हमेशा से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं चाहती है। उसके अलग-अलग कारण हैं। एक तो इस विषय को टैबू समझा जाता है समाज में या लज्जा की वजह से डॉक्टर्स के पास जाके खुल के बात करने में काफ़ी महिलाएं झिझकती है और उनको काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल है। महिलाएं जनरली उनकी सीनियर महिलाओं से एडवाइस लेती है और उनके हिसाब से काफ़ी बार ये तो होते ही रहता है, सबने सहा हुआ है, मैंने तुम्हारी दादियों ने भी ये सहा हुआ है तो महिलाओं को सहना ही पड़ता है। तो उस तरीके का एक अलग सा माइंडसेट बन गया हुआ है और जनरली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये ज़्यादा देखा जाता है। एटलीस्ट टायर 1 सिटीज़ में महिलाएं थोड़ी एडवांस्ड है तो खुल के बात कर सकते हैं, उनको ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको डॉक्टर्स सीनियर कंसल्टेंट्स अवेलेबल है जिनके साथ वो बात कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न मेरे ख्याल से है शायद कि महिलाएं खुद पे ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहती है। फैमिली के लिए वो जो चाहे वो कर ले मगर खुद के लिए कंजर्वेटिव रहेगी, जिसमें पैसे लगते हैं तो उसको टालने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से काफ़ी बार फिर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाते हैं और इनफैक्ट ज़्यादा खर्चा उसमें हो जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस तो में एक हम लोग तरफ ये समस्या है, दूसरी तरफ एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है जिसमें आप कॉस्मेटोलॉजी ऑफ क्या कहते हैं आपके कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी कहते हाँ, हैं या तो ये भी एक है। बिल्कुल, तो अगर आप बिल्कुल। हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक उभरता हुआ फील्ड है जो अभी काफ़ी तेज़ी से भारत में भी बढ़ रहा है। अभी तक विदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसी सर्जरीज़ की जाती थी। धीरे-धीरे हमारे यहाँ भी सर्जरीज़ का प्रमाण बढ़ने को शुरुआत हो गई है। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये भी एक तरीके से देखा जाए तो पेल्विक फ्लोर रिपेयर सर्जरीज़ का ही पार्ट है। बट अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जनरली महिलाएं काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होने के बाद आती है और फिर हम लोग सर्जरीज करते हैं तो पेल्विक फ्लोर डैमेज होने के बाद रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में जनरली सेटल प्रॉब्लम्स की माइनर इश्यूज़ है, योनि मार्ग में लूजनेस आ जाना हो जाता है डिलीवरी के बाद में हाँ सर, या इसमें मैं आने ही वाला था कि हाँ, इसमें आप क्या-क्या करते हो? मतलब क्या-क्या तो जो करते हैं? लूजनेस होता है उसको टाइटनिंग प्रोसीजर्स की जाती है। अगर हल्का सा माइल्ड लूजनेस है तो इसके लिए आजकल लेज़र्स भी अवेलेबल है जो यूज़ करके थोड़ा टाइटनिंग किया जा सकता है। बट अगर ज़्यादा मात्रा में तो फिर उसके लिए भी सर्जरीज़ होती है जिससे वजाइनल टाइटनिंग किया जाता है। जनरली उसे एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज में वजाइनल रिजुवेनेशन कहा जाता है। तो इस तरीके की सर्जरीज़ हो पाती है। कैसा प्रतिसाद आपको यहाँ पे महिलाओं की तरफ से मिल रहा है? क्या रिस्पॉन्स है? एक हॉस्पिटल आप काफ़ी बड़ा चला रहे हो, राइट। तो इसके लिए बड़ी-बड़ी मशीनें लगती हैं हाँ। और जो है काफ़ी खर्चा भी आता है। यस। तो कैसा आपको रिस्पॉन्स ऊना शहर में मिल रहा है? क्योंकि हमने सुना है कि आपने
इस तरीके का पहला हॉस्पिटल जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट यस किया है, यस तो यस क्या आपका अनुभव है इस बारे में? यस। हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली अभी ऑलमोस्ट 25 सालों से इस तरीके की सर्जरीज़ कर रहा हूँ, तो 2000 से ज़्यादा सर्जरीज़ पर्सनली मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ अंकुरा हॉस्पिटल में विथ कीपिंग विथ द मोटो ऑफ अंकुरा हॉस्पिटल टू हेल्प women ड्यूरिंग बर्थ एंड बियॉन्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, we have started this dedicated department to take care of pelvic floor problems. पुणे शहर में ये पहली बार किसी हॉस्पिटल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कि सिर्फ फोकस कर रहा है विमेन पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स पे। तो महिलाओं के गर्भाशय की थैली और वजाइना से रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज़ है जिसी भी एज में, वो सारे इश्यूज़ हम लोग यहाँ एक ही डिपार्टमेंट में अंडर वन रूफ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी आवश्यक वर्ल्ड क्लास मशीनरी होती है वो सारी अपने यहाँ पे उपलब्ध है। जी, अब तक हमने बात करी कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकल टर्म्स या क्या है, हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज़ है। थोड़ा सा समाज की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें खर्चा क्या आता है, एक ये बात होगी। दूसरा समाज जो है इसको किस तरीके से देख रहा है, और आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स या ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म तक ही महिलाओं को इस चीज़ का बेनिफिट मिले, ऐसा यस कुछ, या फिर समाज में इस चीज़ का प्रबोधन जाए कि भाई हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, करेक्ट करेक्ट तो ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ से है तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। यस। अगर हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे हमने इस सर्जरीज़ के लिए जो रेट्स है वो काफ़ी मिनिमम और अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है। तो एट एक्चुअल एक्सपेंसेस जितने होते हैं उससे ज़्यादा हम लोग ना चार्ज करें, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और अगर किसी को आर्थिक हेल्प की आवश्यकता होती है तो किसी एनजीओज़ के सहारे या सोशल वर्कर्स के सहारे उसको अरेंज करने की कोशिश भी हमारी टीम यहाँ पे करते रहती है। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दो संदेश आपके ज़रिए देना चाहता हूँ। एक तो ये हमारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक इशू है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे इश्यूज़ हर एक महिला को उनकी थ्रू आउट लाइफ कभी न कभी फेस करने की नौबत आती ही है। तो इसके लिए नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ आप सबसे ये अपील करूँ कि आप इस तकलीफ़, अगर आप या आपके कोई पहचान में ऐसी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमसे संपर्क करें और हम आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट संदेश मैं देना चाहता हूँ जो कि ये हमारी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपके ज़रिए ये सब महिलाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि कैंसर सर्विक्स, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, इसका प्रमाण भारत में बहुत ज़्यादा है। विदेश में इसका अच्छे से इलाज करके या प्रिवेंशन करके काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हर एक महिला 35 की उम्र के बाद में अपनी पैप स्मीयर टेस्ट ज़रूर करवा लें। ये बहुत आसान सी टेस्ट होती है, 2 मिनट में हो जाती है, उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। बट 35 की एज के बाद में एटलीस्ट एक बार तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और पैप स्मीयर की टेस्ट करवा लें। और सेकेंडली, फॉर्चुनेटली अभी इंडिया में भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन उपलब्ध हुआ है, तो आप खुद या आपके बेटियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें ताकि अगले 20-25 सालों में हम लोग देख पाए कि भारत में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली महिलाओं की मृत्यु का प्रमाण काफ़ी हद तक कम हो जाए। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम मुद्दा जो छूट गया था, हाँ। जिसके बगैर ये पूरा एपिसोड पूरा नहीं हो पाएगा, तो जो शहरों में कॉर्पोरेट में महिलाएं काम करती हैं वो ज़्यादातर अपना इंश्योरेंस निकाल के रखती हैं, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस। यस, तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को कवर करती हैं, नहीं करती हैं, या करती हैं तो कितना करती हैं? करती है। ये सारे प्रॉब्लम्स पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड जो भी है वो इंश्योरेंस में कवर हो जाते, ताकि हर एक कंपनी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी पॉलिसी कितने सालों से चल रही है या उसका प्रीमियम कौन सा है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उस पर कितने % तक कवरेज होगा वो अलग अलग होता है। बट ये डेफिनेटली कवर तो होती है। उसमें वो कॉस्मेटोलॉजी वाला पार्ट भी आता है? कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का नहीं हो पाता, बट फंक्शनल इश्यूज़ का हो जाता है। तो दीज आर ऑल फंक्शनल इश्यूज़।
जो कि डेफिनेटली कवर होते हैं। अ, बहुत बार ऐसा देखा गया है डॉक्टर साहब हाँ, कि बच्चादानी निकालनी भी पड़ जाती है बहुत सारी बिल्कुल, महिलाओं को। बिल्कुल। तो आपके यहाँ पे चूँकि बहुत अत्याधुनिक टेक्निक पर आप लोग काम करते हो, हाँ, तो इसके बारे में आप कुछ अलग प्रोसीजर अपनाते हो या कुछ अलग चीज़ है या कम पेन वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, क्या है थोड़ा? यस। अ, बच्चेदानी निकालने की जो सर्जरी होती है, उसे साइंटिफिकली हिस्टेरेक्टोमी ऐसे कहा जाता है और काफ़ी महिलाओं में मासिक के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की के कारण या गर्भपिशवी को फाइब्रॉइड के कुछ ट्यूमर्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चेदानी निकालने की आवश्यकता हो जाती है। आजकल ऐसी काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिससे हम लोग बच्चेदानी निकालने की सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट फिर भी लगभग 10 से 15% महिलाओं में किसी न किसी कारण से बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो जाती है। अभी ट्रेडिशनली ये ऑपरेशन सिज़ेरियन सर्जरी जैसा पेट पे बड़ा छेद लेके किया जाता था। पिछले कुछ सालों से, जैसे 20-25 सालों से लैप्रोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है। जैसे पेट में 3 या 4 जगह पे छेद करके वहाँ से इंस्ट्रूमेंट अंदर इंसर्ट करके ये ऑपरेशन किया जाता है। बट यहाँ इस डिपार्टमेंट में हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसे वजाइनल सर्जरी कहा जाता है, जिसमें वजाइना के ज़रिए ही बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन किया जाता है, ताकि पेट पे कहीं किसी भी जगह पे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑपरेशन एक तरीके से पेट पे कहीं पे भी हम लोग काट नहीं रहे या कहीं छेद नहीं बना रहे हैं, उसकी वजह से प्रैक्टिकली पेनलेस होता है। और ऐसी सारी महिलाएं जिनका ऑपरेशन हमने आज तक इस तरीके से वजाइनल सर्जरी के ज़रिए से किया हुआ है, वो ऑपरेशन के बाद में लगभग 6 या 8 घंटे में उनका नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करना शुरू कर देती है। इनफैक्ट इन फ्यू स्पेसिफिक केसेस आज तक हम लोगों ने देखा हुआ है कि सुबह ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को उसी दिन शाम को हम लोग घर पे भी छोड़ पाते हैं। तो जनरली जहाँ इस तरीके के ऑपरेशन के लिए 3 से 5 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रखने की ज़रूरत पड़ती थी, अभी इस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो सर्जरी डे केयर हो गई है। तो स्पेशली जो महिलाएं वर्किंग है, जिनके लिए 5-6 दिन का समय निकालना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी आसान डे केयर पेनलेस सर्जरी का ऑप्शन इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है।